प्रजा नियम कायदे कानून बनाएगी, वहां राजा नियम कायदे कानून बनाएगा, वहां राजा बनाकर प्रजा पर लादेगा, यहां प्रजा तय करेगी, वो राजा को मानना पड़ेगा। तो डेमोक्रेसी यहां ज्यादा है या वहां ज्यादा है? यहां ज्यादा है। तो अपने को उसी डेमोक्रेसी की बात करनी है जिसको ग्राम स्वराज्य कहते हैं, ग्राम गणतंत्र कहते हैं, जो भी कहते हैं वो यही है कि यहां जो होगा वो राजा नहीं, प्रजा करने वाली है, गांव के समूह करने वाले हैं, गांव के लोग तय करने वाले हैं। राजा को सूचना भर दी जाएगी कि हमने तो ऐसा तय कर लिया है। और यहां टैक्स लेने का भी ज्यादा अधिकार नहीं है राजा को। चाणक्य तो कहता है 5% से ज्यादा नहीं ले सकते। और यहां तो क्या है, टोटल राजा ही के पास है। 25% उसकी पर्सनल पॉकेट में, 25% चर्च में, 50% उसके नीचे के कर्मचारियों को, जनता को तो कुछ नहीं। यहां तो चाणक्य कहता है कि 5% भी बहुत अधिक है टैक्स लेना। तो यहां टैक्स इकट्ठा होकर राजा के पास नहीं जाता, वहां सब कुछ इकट्ठा होकर राजा के पास जाता है। फिर राजा चाहे तो डिस्ट्रीब्यूट करे। यहां आज भी हम इकट्ठा करके प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं, वो चाहे तो डिस्ट्रीब्यूट करे। तो आप में और यूरोप में फर्क क्या है? सिस्टम हमारा वही है जो यूरोप में था, आत्मा वही है हमारे देश में, यूरोप वाली ही है। ये क्या फर्क पड़ता है कि अटल बिहारी चला रहे हैं उसको या सोनिया गांधी चला रही है? समझ में आ रहा है आपको बात? अब हमारा कोई कार्यकर्ता ये प्रश्न न करे कि सोनिया गांधी आ जाएगी तो बहुत अच्छा होगा, या अटल बिहारी चले जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, या अडवाणी आ जाएंगे तो बहुत अच्छा। कुछ फर्क नहीं है, अटल बिहारी रहे, सोनिया गांधी रहे, या कोई और दूसरा चला जाए। अगर वो तंत्र वैसा ही है जैसे राजा वाला यूरोप में है, तो ये तो यही करने वाला है, नीचे से ले लो और उसको ऊपर रख लो। अब इस पूरे तंत्र को बदलना है, इसी में से हमारे लिए काम बनेगा। मैंने आपसे कहा कि 2 रास्ते हमारे पास। एक रास्ता यह है कि या तो जैसा ये तंत्र है वैसे हम बन जाएं, या तो तंत्र को अपना जैसा बनाएं। अब सरल क्या है? तंत्र को अपने जैसा बना लें, ये ज्यादा सरल है। हम तंत्र जैसे नहीं हो सकते, अगर होंगे तो ये सब करना पड़ेगा। हाँ, गुलाम बनना पड़ेगा, पत्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना पड़ेगा जैसे यूरोप में होता, बच्चों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना पड़ेगा, आपके संबंध तोड़ने पड़ेंगे, संबंध पूरे आपके राजा के साथ गुलामी के ही रहेंगे, आपके आपस के कोई संबंध नहीं रहेंगे। आप बिना राजा की अनुमति के हंस नहीं सकते, बिना राजा की अनुमति के रो नहीं सकते, वगैरह वगैरह, यही सब होगा ना। आप ऐसा बन सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, बन जाइए। हम तो पूरी कोशिश करके अपने को या तो यूरोपियन बना लें और या तो अपने सिस्टम को इंडियन बना लें, तीसरा तो कोई विकल्प नहीं। तो आप जैसा मानते हैं मुझे भी वही लगता है कि ये सिस्टम को भारतीय बना लेना ये ज्यादा अच्छा है बनिस्बत की हम वैसे हो जाएं। अब ये सिस्टम को भारतीय बना लेना, तो इसमें अब भारतीयता कहां आएगी? तो भारतीयता आप समझ में आनी चाहिए। अंग्रेजियत क्या है? पूरा टैक्स इकट्ठा होकर राजा के पास चला जाना, ये अंग्रेजियत है। और पूरा टैक्स नीचे का नीचे ही रहना, ये भारतीयता है। समझ में आ गया? तो अपने को हिंदुस्तान में ऐसा टैक्सेशन सिस्टम चाहिए जिसमें मैक्सिमम टैक्स लोगों के हाथ में रहे, राजा के हाथ में मिनिमम जाए, तब तो भारतीयता है। अब इसी को हासिल करने के लिए हमें संघर्ष करना है, या लड़ाई लड़नी है, या विद्रोह करना है, जो कहना आंदोलन करना है, जो भी करना है वो इसके लिए करना है कि हमारा ये जो राजा वाला टैक्सेशन सिस्टम है, जिसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम कह रहे हैं, उसको बदलकर नीचे के लोगों के हाथ में पूरा टैक्स सिस्टम रहे, ऐसी व्यवस्था। अब इसको क्या नाम देंगे वो महत्व का नहीं है, कुछ नाम दे दो, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कह दो, ग्राम स्वराज्य कह दो, ग्राम गणतंत्र कह दो, शब्दों में मत जाओ। मूल क्या है अर्थ उसके लिए? वो ये है कि हमें ये टैक्सेशन सिस्टम नहीं चाहिए। हमें कैसा चाहिए? जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों के हाथ में रहे, लोग खर्च करें, राजा को थोड़ा सा मिल जाए। चाणक्य 5% कहता है, हम 10% कर दें, बहुत अधिक तो 20%, इससे ज्यादा की जरूरत। तो आजादी बचाओ आंदोलन का अब काम क्या है? आजादी बचाओ आंदोलन का काम यह है कि अंग्रेजियत की व्यवस्था को भारतीय बनाना। हमारा जो स्लोगन है ना, भारतीय व्यवस्थाओं को भारतीय बनाना। अब वो स्लोगन आपको समझ में आएगा कि अभी तक हमारी व्यवस्था भारतीय नहीं है, अंग्रेजियत वाली है, उसको भारतीय बनाना। तो उसमें से एक व्यवस्था ये कि हम टैक्सेशन को बदल दें। दूसरी व्यवस्था क्या? ये शिक्षण तंत्र बदल दें, ये जो कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम। हमको तो कॉन्वेंट नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमारे यहां तो लावारिस कोई नहीं है। हिंदुस्तान में तो कोई लावारिस नहीं है,
जिसके माँ बाप मर गए हैं उसके मौसी मौसा हैं, मामा मामी हैं, बुआ फूफी हैं, चाचा चाची है, काका काकी है, ताऊ ताई है, कोई तो है, ऐसा तो कोई नहीं है। और कोई नहीं है तो किसी ने अडॉप्ट कर लिया है कि चलो ये मेरी लड़की हो गई, ये मेरा लड़का हो गया, ये मेरा भतीजा हो गया, ये मेरा भांजा हो गया। अब यहां तो कोई लावारिस है नहीं, तो हमें कॉन्वेंट क्यों चलाने चाहिए? उसकी कोई जरूरत नहीं। उनको कॉन्वेंट चलाने की जरूरत है क्योंकि वहां सब लावारिस हैं। यहां कॉन्वेंट की जरूरत नहीं, यहां की कोई लावारिस नहीं है। तो हमें ऐसे स्कूल्स चलाने हैं जो कॉन्वेंट नहीं होंगे। ऐसा टैक्सेशन सिस्टम चलाना है जिसमें पैसा नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे का नीचे ही रहेगा। सरकार कैसी चलानी है? सरकार ऐसी चलानी है जिसमें राजा फैसला ना करे, राजा नियम कानून ना बनाए, प्रजा फैसला करे, प्रजा नियम कानून बनाए, राजा को सूचना दे दी जाए कि हमने ये फैसला किया है। अब सेवाग्राम में हम बैठे हैं, पड़ोस के कोई गांव से हमें कोई संबंध बनाना हमने तय कर लिया और राजा को बता दिया कि देखो जी हमने तय कर लिया, दो गांव ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, राजा को सूचना हो गई, बात खत्म हो गई। ये नहीं कि राजा तय करे और फिर हम उसके बाद दो गांव के आपस में कोई संबंध बनाए या एग्रीमेंट करें, ये नहीं। क्योंकि अगर हम वैसा करेंगे सब कुछ दिल्ली में तय होगा तो इसमें और यूरोपियन सिस्टम में कोई फर्क नहीं, लेकिन सब कुछ गांव में तय होने लगेगा, तहसील में, जिले में, तो ये तंत्र बदलेगा। तो शिक्षा कैसी बनानी है, टैक्सेशन सिस्टम कैसा बनाना है, राज्य व्यवस्था कैसी बनानी है, कुछ कुछ समझ में आया। समाज के संबंध आपसी कैसे बनाने, तो ऐसे ही बनाने हैं जैसे भारतीय। अब भारतीयता में क्या है महत्व की बात कि हमने कहा ना पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म है, 84 लाख योनियां हैं। अब ये जो 84 लाख योनियां, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है 84 लाख किस्म के जीव जंतु हैं। अब उनमें से किसी भी में आप जा सकते हैं। मनुष्य हो गए, अगली बार चींटी हो सकते हैं, मक्खी मच्छर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आत्मा समान है, ये मान्यता है। महत्व की जो बड़ी मान्यता है हिंदुस्तान की वो ये है कि पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म में इतनी सारी योनियां हैं, इतनी योनियों में हमें कहीं भी जन्म मिल सकता है। आत्मा सबकी एक जैसी है, शरीर का कोई अर्थ नहीं है, आत्मा महत्व की है और आत्मा समान है। जब आत्मा समान है तो संबंध भी समान है। अब आपके जब संबंध समान है तो उसमें आपको क्या करने की जरूरत है? तो समानता के संबंध बने, वही करने की जरूरत है ना। तो जब आप परिवार में, परिवार के बाहर पड़ोस में, पड़ोस के बाहर गली में, मोहल्ले में समानता के संबंध स्थापित करना शुरू करेंगे तो आप भारतीय हो जाएंगे और यूरोपियन स्टाइल में जाएंगे तो विदेशी हो जाएंगे। माने हम गांव में किसी से संबंध ही न रखे, हम माने हम तो बड़े हैं वो तो छोटे हैं, तो आप तो अंग्रेजियत वाले हैं। लेकिन आप गांव में सबसे संबंध रखते हैं, समानता के स्तर पर बात करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के पास कपड़े कम है, किसी के पास ज्यादा है, संपत्ति किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम है, लेकिन संबंध बराबरी के हैं। और वो संबंध बराबरी के कैसे हैं? जो मैं पहले दिन कहानी सुना रहा था, आप में से कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं थे। मैं मेरे घर की एक कहानी सुना रहा था। जब मैं बचपन में छोटा था, मुझे अभी भी याद है, मेरे घर में हमारी जो माँ है वो रोज सवेरे 1 घंटे बात करती थी। हमारे घर में एक महिला आती थी, उसको हम लोग क्या माने मेहतरानी कहते थे, जो हमारे टॉयलेट को साफ करती थी। वो रोज घर में आती थी, हैं? हाँ, जो भी रानी मेहतरानी जो भी। मेरी माँ का डेली नियम था उससे 1 घंटे बात करने का, 1.5 घंटे बात करने, और बराबरी के स्तर पर बात होती। ये ठीक है, मेरी माँ उधर बैठती थी, ये इधर बैठती थी, बात बराबरी की होती थी। और मेरी माँ कहती थी ये तो नालायक है मेरा लड़का, ये कुछ समझता नहीं। वो कहती नहीं मेरा तो बहुत होशियार है, या उसने कहा मेरा लड़का नालायक है, ये बहुत होशियार है। ये सब बातें होती थी। अब वो तो बराबरी के स्तर पे होती थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेहतरानी है और मेरी माँ जो है किसी ऊंची जाति की है। संबंध तो इस लेवल पे थे। बात होती है कि नहीं होती आपकी? ऐसे ही हमारे घर में मुझे अभी भी याद है, सब्जी बेचने के लिए एक महिला आती थी, तो सब्जी तो वो 250 ग्राम टमाटर ही देती थी, लेकिन 1.5 घंटे बात करके जाती थी। 250 ग्राम टमाटर दे दिया या आधा किलो पालक ले लिया, इससे ज्यादा किया 1-8 किलो आलू वालू ले लिया, क्योंकि रोज आती थी तो ज्यादा लेने का कोई अर्थ नहीं है। सुबह भी आती थी, शाम को भी आती थी, लेकिन उसके साथ जो 1-1.5 घंटे की बात होती थी वो तो बराबरी के स्तर पर होती थी। अपने सुख दुख की वो कहती थी, मेरे घर की बात वो जानती थी, उसके घर की बात हम लोग जानते थे। जब हम अपने सुख दुख की बात किसी से शेयर करें तो वो तभी संभव है जब हम उसको बराबर का माने, अदरवाइज नहीं होता ये कभी भी। जब आप किसी को अपने बराबर का मानते हैं तभी आप उसके साथ शेयरिंग करते हैं अपने सुख दुख की।
जब आप अपने के बराबर का किसी को नहीं मानते, आप कभी भी शेयर नहीं करेंगे अपने सुख दुख के। तो हमारे यहां ये जो बराबरी के संबंध हैं, समानता है, तो यहां सोशलिज्म की जरूरत क्या है, ये मेरे समझ में नहीं आता। ये जो रशियन रेटरिक हमने अपनाना शुरू किया, सोशलिज्म होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए और ये होना चाहिए, ये तो सब उनके लिए यूरोप में से निकला ना, ये फ्रेटर्निटी और इक्वेलिटी, और ये इक्वेलिटी है नहीं तो इसलिए लानी है उनको। तो न महिला पुरुष में है, न बच्चे और मां में है, न बाप और बेटे में है, कहीं भी इक्वेलिटी नहीं है। तो हर जगह इक्वेलिटी लानी है, उसके लिए वो इक्वेलिटी को चिल्लाते हैं बार बार। वीमेन्स लिबरलाइजेशन, वीमेन्स लिब के नारे लगाते हैं, क्योंकि महिला की कोई हैसियत नहीं है समाज में, इसलिए वीमेन्स लिब की बात करेंगे। यहां तो कुछ नहीं है इस तरह का, ना तो हम इक्वेलिटी की बात करेंगे, ना वीमेन्स लिब की बात करेंगे। फिर आप कहेंगे कि कुछ गिरावट तो है हमारे यहां। तो ये जो गिरावट है ना, ये अंग्रेजों से सीखी है हमने 500 साल में। अभी हमारे यहां ये जो हुआ है ना, छुआछूत हुआ, ये तो है ना, ये तो सच्चा है, ये तो स्वीकार करना चाहिए। तो ये कहां से आया है? इसमें क्या हुआ है, पिछले 1000 साल एक तो विदेशियों ने हमले बहुत किए हमारे ऊपर, दूसरा हमारी अपनी अकल और बुद्धि में गिरावट आई है पिछले 1000 साल में, काफी कुछ गिरावट आई है। समय के हिसाब से कभी कभी आदमी का वो गिरता है, मेधा गिरती है, बुद्धि गिरती है, तो वो गिरा है हमारा। तो वो गिरा है तो हमने क्या किया, हमने भी अपने यहां वैसे बंटवारे कर लिए जैसे यूरोप में है। ये अछूत है, वहां तो सभी गुलाम अछूत है। आपने देखा, गुलाम के साथ राजा हाथ भी नहीं मिलाएगा, नमस्ते भी नहीं करेगा, दूर से ही छेड़। तो वहां जो सिस्टम है वही हमने भी बनाया अपने यहां। और अंग्रेजों के पहले भी ये रहा होगा हिंदुस्तान में, क्योंकि गिरावट आती है तो कुछ भी होता है। ये सब समानता गई, गिरावट आई इस देश में, गिरावट आई तो उसमें छुआछूत भी चली आई। तो अब अपने को जो सोशल सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो यूरोपियन सिस्टम में है वो हम फॉलो ना करने लग जाएं। माने अपने ही भाइयों से हमारी दूरी न बढ़ने लगे, जाति के आधार पर हो या किसी भी संप्रदाय के आधार पर। अगर दूरी बढ़ती है तो भले हम कुर्ता पजामा पहने या धोती कुर्ता पहने, हम तो यूरोपीय ही हैं। अगर हम बात नहीं कर सकते अपने देश के हरिजन लोगों से, अपने देश के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स लोगों से, गरीब लोगों से, साधारण लोगों से, तो हम में और एक अंग्रेज में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अंग्रेज कभी बात नहीं करता नीचे लोगों से, वो सिर्फ ऑर्डर देता है। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी ऑर्डर देते हैं, हम उनसे बात नहीं करते, उनकी पूछते नहीं सुख दुख की, अपनी बताते नहीं उनको, मानते हैं कि इनको कुछ अक्ल नहीं है, बताने से फायदा क्या, अक्ल है उनको, लगभग आपके ही बराबर की है, आपसे कुछ कम नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, वो एक तेलुगु किसान मुझे कह रहा है कि जब से यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट आया जी, मैं तो हिस्सेदारी से मजदूर हो गया, पहले मैं हिस्सेदारी में था। और उसको तो अक्ल है ना, डिफाइन कर रहा है पूरा, और उसने एक वाक्य में डिफाइन कर दिया पूरे सिस्टम को। पढ़ा लिखा नहीं है, और पढ़े लिखे होने से अकल का कोई संबंध नहीं है। हमारे यहां तो कभी नहीं माना गया कि उम्र से बुद्धि का कोई संबंध है। संत ज्ञानेश्वर को 14-15 साल की उम्र में बड़ी बुद्धि हो सकती है, और कोई 90 साल के आदमी को भी अकल नहीं हो। तो हमारे संबंध कैसे होंगे समाज के, वो बराबरी के होंगे, हर स्तर पर बराबरी के संबंध होंगे। तो ये जो गैर बराबरी है वो जाएगी फिर उसमें से। और गैर बराबरी कैसे जाएगी, पहले हमारे व्यवहार से जाएगी, फिर धीरे धीरे हमारे परिवार से भी चली जाएगी। व्यवहार से कैसे जाएगी, आप साधारण लोगों से बातें करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा सुख दुख की जाने लगेगी, दोस्ती हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी, धीरे धीरे मन से भी चली जाएगी। एकदम तो नहीं जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जाएगी। उनसे थोड़ा दोस्ती करिए, उनके साथ हंसिए, बोलिए, बतियाइए, भले उनके घर जाके कुछ खाना पीना खाया, आपने उनके घर को अपने घर में उनको बुलाया, वगैरह 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 वगैरह। ये है। तो इस तरह का अगर आएगा तो ऐसी व्यवस्था के लिए आपको प्रयास करना है। तो राजनीतिक व्यवस्था कैसी, जिसमें फैसले नीचे होंगे, राजा कुछ तय नहीं करेगा। टैक्सेशन का सिस्टम कैसा, जिसमें मैक्सिमम पैसा नीचे रहेगा, ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा। समाज व्यवस्था कैसी, जिसमें समानता के आधार पर संबंध बनेंगे। इसी तरह से हमारी सारी व्यवस्थाएं बनती। अर्थव्यवस्था भी फिर वैसी ही होगी, बाकी व्यवस्थाएं भी वैसी होंगी। तो अब ये जो गेट के नाम पर आ रहा है, ये हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम लाने की कोशिश हो रही है। अभी तक हमने जो सेंट्रलाइजेशन लाया है उसमें एक केंद्र सरकार है, सब कंट्रोल उसके हाथ में है। गेट आने के बाद और बड़ा सेंट्रलाइजेशन आ रहा है, जिसमें केंद्र सरकार का भी कंट्रोल गेट के हाथ में चला जाएगा। हाँ, विश्व सरकार हो जाएगी, उसी को वर्ल्ड गवर्नमेंट कहा जा रहा है।
तो आप अभी सरकार के गुलाम हैं, फिर उनके गुलामों के गुलाम हो जाएंगे। सरकार गुलाम WTO की और आप सरकार के गुलाम। तो ये गुलामी हमारे यहां नहीं रहती कभी भी, क्योंकि जिस समाज में समानता रहेगी वहां गुलामी कैसे रहने वाली है? जहां असमानता रहेगी गुलामी वहीं आने वाली। तो हमें समानता आधारित, गुलामी रहित, शोषण मुक्त समाज की रचना अगर करनी है तो इसीलिए इस व्यवस्था के लिए प्रयास करना है। तो एक व्यवस्था कैसी है यूरोप की, वो अभी ये कैसी है वो, इतना मैंने कहा। अभी कुछ समझ में आया है क्या, मैं ये जानना चाहता हूं। हाँ जरूर, एक दो मिसाल दे दूं आज के जमाने के, जिससे राजीव भाई की बात को कुछ अनुमोदन मिल जाता है। वहीं कुछ साल पहले लंदन गया था, एक गुजराती कुटुंब के घर पर ठहरा था। तो वो बोल रही थी कि हम इधर 1968 में 1968 में रहने आए, तब तक मैं लंदन में कोई भी जगह किसी के घर में टॉयलेट नहीं था। हाँ, सब 5 सेंट का सिक्का दे के पब्लिक टॉयलेट में स्नान करने भी जाते थे। हाँ, 1968 तक लंदन में प्राइवेट टॉयलेट नहीं था किसी के भी घर में। फिर उसने बताया कि उसके बाद तेजी से सबके घर में बनने लगा, लेकिन 68 तक पूरे लंदन में कहीं प्राइवेट टॉयलेट नहीं था। वो खुद उसने ही बताया, जहां मैं उतरा था वहीं। उससे कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले एक दफा फिर पहले लंदन गया था। तो उस वक्त मैं एक यूरोपियन, मेरा अंग्रेज मित्र था, उसके साथ में घूम रहा था और उनके दूसरे अंग्रेज मित्र के घर में ठहर गया था लंदन में। तो फिर हम गए, वहां बैठे, तो वो कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके उसकी पत्नी आई और उसका पति कुछ अंदर गया। तो मैंने उसकी पत्नी को पूछ लिया कि जरा क्लेरिफाई करने के लिए, आप उनकी पत्नी है ना, दूसरा कोई नहीं है ना, कोई ताकि गड़बड़ न हो जाए। तो मैंने उसको पूछा कि आप उनकी पत्नी है? तो उसने जवाब दिया, अनफॉर्चुनेटली नॉट। और इतना दुख से जवाब दिया कि मैं हैरान हो गया सुनने में। फिर उसने बोला कि मैं 9 साल से इधर रहती हूँ, लेकिन वो मुझे पत्नी नहीं बना रहा है। वो टॉयलेट में गया था। हाँ, हाँ, और मैं उसकी अभी गर्लफ्रेंड ही हूँ। फिर मुझे उसमें वहां की सिस्टम का पता चला कि अगर वो पत्नी बन जाए तो उसको हक मिल जाता है। तो सब पुरुष वो लड़कियों को टलटलाते रहते हैं और वो साथ में रहते हैं। अगर पसंद नहीं है तो दूसरी वो निकाल देते हैं, दूसरी लाते हैं, और इस तरह से अपना 5-10 साल चला लेते हैं। उसमें से उसको जो ठीक लगे ना, उसके साथ फिर मैरिज करते हैं। तो इस तरह वो बेचारी 9 साल से रहती थी, तो इतनी हैरान हो गई थी। तब मुझे समझ में आया कि वहां तो स्त्रियों का दर्जा हिंदुस्तान से कहीं खराब है। तब उसमें समझ में आया। फिर दूसरी बात है, फिर हमारे अवगुण तो है ही, हमका नाहर बोलते हैं। फिर एक तीसरा अनुभव, मैं एक हॉलैंड में एक फैमिली के साथ रहता था। अक्टूबर का एंड। तो एक दिन सुबह में उठा तो उसकी 17-18 साल की एक लड़की को मैंने नहीं देखा। उसका नाम एनके था। तो मैंने बोला, वो एनके क्यों दिखती नहीं है? क्योंकि मैं 15 दिन से रहता था तो फैमिली मेंबर बन गया था। तो वो उस दिन शनिवार था। तो उसने बोला वो नौकरी पर गई है। तो वहां दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हो सकती, इतनी ठंडी है कि हम दरवाजा खोल नहीं सकता। मैं जब भी बाहर जाता था, दरवाजा खोलते उसको हटा के मैं तुरंत गाड़ी में घुस जाता था, क्योंकि इतनी ठंडी थी। ओवरकोट पहना हुआ फिर भी हम सहन नहीं कर सकते वहां की ठंडी, उतनी ठंडी थी। तो उतनी ठंडी में वो साइकिल लेके 8 किलोमीटर दूर नौकरी करने स्टोर में गई। तो मैंने बोला, क्यों इतनी ठंडी में इतने बड़े सवेरे नौकरी करने क्यों गई? तो उसने बोला कि अभी उसको मैरिज करना का टाइम हो गया, 18 साल की हो गई है, तो फिर मैरिज करना है तो वो पैसे जुटाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रही है, इसलिए वो चाहती है। तो मैंने बोला स्वाभाविकता से कि क्यों आप उनके मैरिज क्यों नहीं कर देते? तो उसने वो लाल पीला हो गया मेरे सामने और बोला, क्यों मैं उसका मैरिज क्यों कर दूं? इतना जोर से घाटा निकाल के बोला। तो मैंने सोचा कि मैंने अपने को संभाल लिया कि मैं किधर बैठा हूं। फिर समझ में आ गया कि मैं यूरोप में बैठा हूं, ये हिंदुस्तान नहीं है। तो बाप और लड़की, उसके साथ भी इतना संबंध नहीं है, उसको दया भी नहीं है। तभी मुझे पता चला कि ये क्या हो रहा है। फिर एक दफा मैं जर्मनी गया था। तो जर्मनी में एक मेरा मित्र है, उनके घर गया खाने के लिए। तो वो मेरे पक्के मित्र थे। वो मेरे घर यहाँ हिंदुस्तान राजकोट भी आते रहते थे और मैं उनके घर पहली दफा गया।
तो फिर वहां पूरा रिवाज क्या है कि बर्तन साफ करने का सब पुरुषों का काम है। स्त्रियां कभी भी बर्तन साफ नहीं करेगी, खाना खा के निकल जाएगी और रसोई कर देगी, लेकिन बर्तन तो सभी पुरुषों का काम करने का। मैं जिसके घर हॉलैंड में रहता था वहां भी मैं बर्तन साफ करता था, क्योंकि वो साफ। हाँ सुनिए, तो वो भाई मेरे घर पर आ गए थे, तो वो हमारी संस्कृति समझते हैं, तो वो बोलते आप बैठिए, मैं बर्तन साफ कर लेता हूँ, आप बैठिए, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी ने विरोध किया, वो बैठेगा कैसे, वो पुरुष है, उसकी ड्यूटी है साफ करने की, तो उसको करना ही पड़ेगा। तो वो उसने अपने पति के साथ झगड़ा किया क्योंकि मुझे उसमें शामिल होना ही पड़ेगा। फिर मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, आपकी पत्नी को हैरान मत कीजिए, मुझे तो मैं हॉलैंड में रहा था ना, तो मुझे प्रैक्टिस है बर्तन साफ करने की, तो फिर मैं भी शामिल हो गया। अभी लास्ट अगस्त में 8 अगस्त को वापस आया था जर्मनी से, एग्जैक्टली एक साल पहले। तो मैं जर्मनी में था, तो मैं एक गांव में गया था। 1000 की पॉपुलेशन का एक छोटा सा गांव था, लेकिन बहुत समृद्ध गांव होते हैं वहां, हम कल्पना नहीं कर सकते इधर। तो मैं उधर पूछ रहा था, किसानों का गांव था, तो वहां पर पूछ रहा था कि यहाँ आम होती है? तो उसने बोला नहीं, आम तो नहीं होती। तो फिर मैंने बोला कि गन्ना होता है? तो उसने बोला नहीं, गन्ना तो नहीं होता है। तो फिर मैंने पूछा केला होता है? तो नहीं, केला तो नहीं होता है। तो फिर एक भाई समझ गया, देखिए कोई भी मीठी चीज यहाँ नहीं होती, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं, कोई भी मीठी चीज इधर नहीं होती। फिर मैंने उसने बताया कि यहाँ तो 6 महीना बर्फ होती है, दूसरा कुछ होता ही नहीं। फिर मैंने बोला तो हरी शाक भाजी होती है, भिंडी या टिंडोरा, ऐसी कोई चीजें? तो कहना